हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नीट 2026 रैपिड फायर रिवीजन सीरीज में। और इसमें हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। oogenesis में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको भी आप देखिए। और इसके बाद जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होती है, इसके जस्ट बाद ही हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि कोई भी यहां पर हमारी तरह से ढील ना हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले अब क्या है, देखिए ये जो क्लास है इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा क्रैक एग्जाम विद ललित के नाम से, या फिर आप इस पे क्यूआर कोड पे स्कैन करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो हम व्हाइट बोर्ड पे लेते थे, तो ये खुशखबरी भी है हमारे लिए और आप सभी लोगों के लिए, हमारे पास आ चुका है अब स्मार्ट बोर्ड। अब हमारी क्लासेस चलेंगी स्मार्ट्स, तो आपको बिल्कुल भी यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारी क्लासेस और अच्छे से चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। oogenesis क्या होता है, ठीक। oogenesis क्या होता है, तो इससे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके थे। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि किस तरह से मेल जर्म सेल फॉर्म होती हैं, वहां पे माइटोटिक डिवीजन होता था, मायोसिस डिवीजन होता था। और फिर मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि जब हम दोनों पढ़ लेंगे फिर हम लास्ट में उसका कंपैरिजन भी देखेंगे, तो कंपैरिजन भी इसका देख लेंगे और क्या इसमें समानताएं हैं, क्या इसमें अंतर हैं, इस चीज को भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करती है oogenesis की। तो जिस तरह से oogenesis क्या है, क्या कहे, तो जब भी कोई फीमेल जर्म सेल बनती है या फीमेल गैमीट बनता है, तो उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। वही लिखा है, मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। अब इसमें और कह लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस यहां पर ये आ जाता है। आप इसको अगर आपने देखा, ध्यान से पढ़ा, तो आपने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरुआत जो होती है प्यूबर्टी से होती है, यानी स्पर्म सेल्स जो बनती हैं वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर एज 14-15। लेकिन oogenesis की जो शुरुआत होती है फीमेल के अंदर, वो बर्थ से पहले होती है। बर्थ से पहले की जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी होती है, देखिए, इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मदर के यूट्रस में जो फीटस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और उसी डेवलपमेंट के दौरान यहां पर शुरुआत हो जाती है oogenesis प्रोसेस की। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर बहुत सारे गैमीट मदर सेल बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, बहुत सारे क्या बनते हैं, गैमीट मदर सेल बनते हैं, जिनको कहते हैं oogonia। क्या कहते हैं जिनको, oogonia। oogonia क्या होता है, oogonia क्या होता है, oogonia क्या होता है, तो ये सबसे कह लो कि प्राइमरी सेल है, प्राइमोडल सेल भी इसको बोला जाता है। तो प्राइमोडल सेल है ये, ठीक है, जो कि फीमेल के अंदर बनती हैं सबसे पहले। और किस स्टेज में बनती हैं, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया। और ये जो मिलियंस ऑफ मिलियंस बनती हैं, एक बार जब ये बन जाती हैं, इसके बाद आफ्टर बर्थ प्यूबरिटी में या फिर कह लो कि यंग एज में ये दोबारा नहीं बनती हैं। यानी ये बहुत सारी मिलियंस इकट्ठी हो जाती हैं बनके, और उसके बाद जब एक प्रॉपर बन जाती हैं, उसके बाद ये बनना बंद हो जाती हैं। फिर इनका धीरे 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 क्या होता है, डीजनरेशन होता है, यानी ये खराब भी होती हैं। और प्यूबरिटी तक आते आते, अगर हम बात करते हैं, जब प्यूबरिटी आती है फीमेल को, तो प्यूबरिटी तक आते आते लगभग इनकी संख्या जो है वो 60,000 से 80,000 तक रह जाती है। आप समझ पाए इस बात को, यानी जब जब ये बनती हैं तो मिलियंस में बनती हैं, और फिर इसके बाद जब बनना बंद हो जाती हैं, फिर क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं। और डिकम्पोज होते होते जब बच्चा जन्म के बाद जब वो जवान होता है, प्यूबरिटी में आता है, तब 60,000 से 80,000 तक ये रह जाती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, उसमें प्यूबर्टी से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और लाइफ टाइम बनती रहती है। वो एक बार स्टार्ट होने के बाद कभी रुकती नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और ये क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो oogenesis जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और फिर ये भी हमने इसको क्लियर कर लिया, नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ से पहले कोई भी ऊगोनिया, अब सॉरी बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया जो है वो नहीं बनता है। ये बातें यहां तक क्लियर हो जाती है। इसके बाद अब हम आगे इसमें जो पढ़ने वाले हैं, तो उनमें पढ़ने से पहले कौन कौन से की टर्म यहां पे हमें याद रखने हैं वो हमें जानना है। तो हमने ऊगोनिया देख लिया, तो ऊगोनिया के बारे में हम देखेंगे। ऊगोनिया के अलावा इसमें हम प्राइमरी oocyte के बारे में देखेंगे, फिर हम सेकेंडरी oocyte के बारे में देखेंगे, फिर पोलर बॉडी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। ओवम को हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, फिर ओवम की बात आएगी, टर्सरी फॉलिकल की बात आएगी, फिर ग्रेफियन फॉलिकल से की बात आएगी। इतनी सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, ये है ओवरी, ये पूरी ओवरी है और इस ओवरी में कैसे कैसे प्रोसेस होती है पहले इस चीज को समझेंगे, फिर यहां पर वन बाय वन सारी चीजें हम इसको दोबारा समझेंगे। तो पहले मैं आपको फिगर से बताता हूं, यही मेरा स्टाइल है और आप इसको जान भी चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब हम इसको मान के चल रहे हैं कि प्रॉपर ऊगोनिया बन चुके हैं। क्यों, क्योंकि oogenesis का मतलब क्या है, oogenesis का मतलब है ऊगोनिया से ओवम तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो ओवम कैसे बनेगा उस चीज पे अब हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हाँ ठीक, चलिए देखिए, तो ये ऊगोनिया है। ऊगोनिया से क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte क्या होता है ये अभी आप भूल जाइए, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अभी इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आपको देखना है प्रोसेस, और प्रोसेस में कौन कौन से नाम आ रहे हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ऊगोनिया तो हम पढ़ ही चुके हैं। ऊगोनिया से बनता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेगी प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, देखिए प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कुछ चारों तरफ से इसके कवरिंग आ जाती है कुछ सेल्स की, जिनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल्स जब इसको कवर कर लेती हैं प्राइमरी oocyte को, ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से आगे चल के बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ये ग्रीन कलर का एक यहाँ पे लेयर बन जाती है जिसको थेका कहते हैं। तो जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर थेका बन जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल के आगे आप देखोगे, सेकेंडरी फॉलिकल जब डेवलप होगा आगे चल के, तो इसमें देखिए प्राइमरी oocyte तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें ये जो ग्रेनुलोसा सेल है ये भी रहेंगी, ये इस तरह से ये जो चीजें बन चुकी हैं वो रहेंगी, लेकिन इसमें नई तीन चीजें नई आ रही है। तीन चीजें नई क्या आ रही है, एक तो इसमें एंट्रम आ गया जो कि कैविटी है। ठीक है, इसके अलावा थेका इंटरना आ गया, थेका एक्सटर्ना आ गया। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की यहाँ पे कवरिंग मिल जाती है इसको। तो इस तरह से ये जो कहलाती है वो कहलाती है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल आगे चल के क्या होता है, अब इसमें देखिए बाहर कोई चेंज नहीं होगा, यानी बाहर जितना चेंज होना था हो चुका। अब इसके अंदर चेंज होगा, यानी अब ये जो प्राइमरी oocyte था, यहां से देखिए प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, व्हाइट कलर का ये क्या है, प्राइमरी oocyte यहां से यहां तक चला है। अब ये जो प्राइमरी oocyte के अंदर जो है वो चेंज होगा, अब बाहर कोई चेंज नहीं होगा। बाहर थेका एक्सटर्ना है, थेका इंटरना है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये एंटरनम है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर आप लेयर पाओगे, ये दो लेयर बनती हैं। तो जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इंटरनल लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलिशुडा, और जो अंदर वाला जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए इस चीज को। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे किसके बाद क्या बनेगा, तो मेरे साथ आप दोहराइए इस चीज को। सबसे पहले बनेगा ऊगोनिया, ऊगोनिया बन जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, प्राइमरी ऊसाइड बनता है। प्राइमरी ऊसाइड के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से फिर आपका बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, है ना, कवरिंग आ जाएगी, इसको थेका कहेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, वो कवरिंग, दो कवरिंग हो जाती है, एक एक्सटर्नल एक और इंटरनल, और उसी के साथ उसके अंदर एक इंटरनल कैविटी आ जाती है जिसको एंटरनम कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, तो टर्सरी फॉलिकल, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, टर्सरी का मतलब, अब देखो टर्सरी का मतलब है थ्री, ठीक है, तो टर्सरी का मतलब है थ्री, तो थ्री इसमें नई चीजें आ रही हैं। सेकेंडरी का मतलब है दो, तो इसमें दो नई चीजें आ रही हैं, है ना, ग्रेनुलोसा और थेका, इस तरह से बात करते हो। मेन आपको याद रखना है टर्सरी का, तो टर्सरी में तीन नई चीजें क्या है, तो थेका एक्सटर्नल, थेका इंटरनल और एंटरनम। ठीक, फिर इसके बाद टर्सरी के बाद कोई भी बाहर चेंज नहीं होता है, फिर अंदर चेंज होगा। अंदर क्या चेंज होता है, तो अंदर दो लेयर बनती है प्राइमरी ऊसाइट के बाहर, और जो प्राइमरी ऊसाइट है फिर वो सेकेंडरी ऊसाइट कहलाता है या कन्वर्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो सबसे जो बाहरी लेयर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे उसको, कोरोना रेडिएटा। और इंटरनल जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जोना फेलिस्यूडा। क्या बोलेंगे, जोना फेलिस्यूडा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ये प्रॉपर हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो फॉलिकल है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। और जब ये ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होती है, रैप्चर यानी ये टूट गई मान लो इस तरह से, अब ये यहां से फट गई, फटने के बाद, फटने की जो प्रोसेस है, जो रैप्चर होने की प्रोसेस है, उसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन हो गया तो ये जो पूरी लेयर है इस तरह से ये पूरी फट जाती है, और इसके अंदर जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है, ये आपका बाहर निकलता है। और इसी सेकेंडरी ऊसाइट को जब ये बाहर निकल आएगा, इसी को बोलते हैं ओवम। इसी को आगे चल के क्या बोलेंगे, ओवम, या कह लो इसी से ओवम बनेगा, यही ओवम बनाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ओवुलेशन के टाइम पर जो बाहर रिलीज होता है वो एग्जैक्टली ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम कब बनेगा तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ओवम नहीं है, लेकिन इसको हम जनरली ओवम कह लेते हैं, जनरल टर्म से ओवम इसको कह देते हैं। ठीक, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद यानी ओवुलेशन के बाद फिर क्या होता है, ओवुलेशन के बाद ये यहां से फट कर जब ये बाहर आ गया, तो इसका ये जो फटा हुआ स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाएगा ये, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम इसके बाद जो इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये बनाएगा फिर कॉर्पस एल्विकस। क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्विकस। ठीक, अब यहां पर देखिए, जब यहां तक जब ये फॉलिकल जो है डेवलपमेंट चल रहा होता है, इसका फॉलिकल का जब डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो इसमें एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है FSH। यहां पर भी कौन काम करेगा, FSH। और ओव्यूलेशन जब हो यानी जब ये फटेगा, तो यहां पे कौन काम करेगा, यहां पे काम करेगा LH। यहां पे कौन काम करेगा, LH। ठीक है, तो LH और FSH की भी हमने यहां पे बात कर ली। हमने यहां पर यह भी देख लिया कि ओवम और सेकेंडरी oocyte में क्या अंतर होता है। फिर हमने यहां पर देख लिया कि फॉलिकल क्या होती है। फिर हमने ग्रेफियन फॉलिकल ही कहते हैं इसको, ग्रेफियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, फिर हमने टर्सरी फॉलिकल भी देख ली, हमने कोरोना रेडिएटा क्या होता है इसको भी देख लिया, हमने जोना पेलिसुडा क्या होता है इसको भी देख लिया। ठीक है, हमने एंटरनम क्या होता है उसको भी देख लिया। इस तरह से तो ये एक पूरी प्रोसेस है। तो मैं चाहूंगा कि इसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, मैं चाहूंगा इसको आप ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में एक बार इसको देखो और अपनी कॉपी में फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, दिमाग में फ्रेम बनाओ। फ्रेम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा नहीं बना सकते हैं तो पहले फ्रेम बनाइए, पहले आप सिर्फ फ्रेम बनाइए। फ्रेम में क्या, तो पहले ऊगोनिया, ऐसे कुछ कोई फिगर नहीं, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। पहले ऊगोनिया, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाद बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनेगा टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के बाद फिर आपका बनेगा फॉलिकुलर जो है ग्रेफियन फॉलिकल इसको बोलेंगे। और फिर इसके बाद होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से बनेगी सेकेंडरी oocyte। ये भी हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये कहानी है इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब हम यहां पे बात करेंगे कि सेकेंडरी oocyte एक्चुअली में ओवम क्यों नहीं होता है, ठीक, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा एक बार इसको हम वापस चलते हैं, एक बार हम इसको वापस चलें और यहां पे देखें। देखिए ओवम जब रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज के बाद क्या होगा, ओवम रिलीज के बाद यहां पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। ओवम जब रिलीज हो गया, सपोज करो ओवम रिलीज हो गया, तो ओवम रिलीज होने के बाद मान लो ये है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। ओवम रिलीज हो गया, देखिए ओवम रिलीज हो गया। ओवम रिलीज होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है। ओवम रिलीज होने के बाद क्या है, दो पॉसिबिलिटी, या तो अब ओवम को स्पर्म मिल जाए या स्पर्म ना मिले। मान लो इसको स्पर्म मिल गया, स्पर्म मिला, और इसको मान लो स्पर्म नहीं मिला, है ना, या तो स्पर्म मिलेगा या तो स्पर्म नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा ऐसे में, देखिए अगर इसको स्पर्म मिलता है, स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा, स्पर्म अगर मिलता है, मान लो ये ओवम है ना, ओवम, या कह लो ये क्या है, अभी ये है सेकेंडरी oocyte, है ना, अभी तो निकला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। अब सेकेंडरी oocyte में जब ओवम, जब क्या मिलेगा, जब इसमें स्पर्म इसको मिल जाएगा, तो स्पर्म के यहां पे अटैच होने के जस्ट बाद, अटैच होने के जस्ट बाद ही ये क्या कहलाता है, ये बन जाता है ओवम। बहुत ही थोड़ी देर के लिए ओवम बनता है, तो जैसे ही अटैच इससे होगा स्पर्म, तब ये बन जाएगा ओवम। और अगर अटैच नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte तो था ही पहले से, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte ये सीधे सीधे फिर आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है इसमें, ये कहानी है इसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद की बात है, देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि कब माइटोसिस है, कब मियोसिस है, इस चीज को भी एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है प्राइमरी जर्म सेल, यानी को इन्हीं को बोलते हैं प्राइमोडल जर्म सेल। ठीक है, ये अनडेवलप्ड जर्म सेल होती हैं। ये जब हम पढ़ रहे थे स्पर्म के बारे में तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तब भी हमने बात करी थी इसके बारे में। तो इनसे बनती है oogonia, इनसे क्या बनेगा, oogonia। तो जब प्राइमोडल जर्म सेल से oogonia बनता है और ये बनता है फीटल लाइफ में, ये कब बनेगा, ये यहां से यहां तक की जो कहानी है वो फीटल लाइफ की है। ठीक है, फीटल लाइफ में बनता है। तो प्राइमोडल जर्म सेल से oogonia तक की जो प्रोसेस है वो कहलाती है मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन। का मतलब इसमें जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, उनके इंक्रीज हो जा रहे हैं, इस तरह से। फिर है आपका oogonia से बनता है प्राइमरी oocyte। कैसे बनेगा oogonia से प्राइमरी oocyte, तो वो हमने देख लिया फिगर के दौरान। इसको बोलते हैं ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ। oogonia से प्राइमरी oocyte बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। और पीजीसी से लेके प्राइमरी oocyte तक जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं माइटोसिस, उसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। तो यहां तक बर्थ से पहले की कहानी है। फिर क्या होता है, फिर ये चीज ये यहीं पे आके क्या होती है, ये चीज स्टॉप हो जाती है, यहाँ पे ये रुक जाएगी। फिर क्या होगा, कब तक रुकी रहेगी ये, तो जन्म हो जाएगा, चाइल्डहुड बीत जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगी। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी फिर ये कहानी शुरू, आगे की कहानी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आगे की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस बंद होगा। प्राइमरी oocyte से दो चीजें बनेंगी, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। इन दोनों में ये जो है वो बड़ा होता है, ये लार्ज होता है, और ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज में आप देखोगे तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होगा, इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा, लेकिन न्यूक्लियस दोनों का सेम होगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की वही कहानी जो हमने पढ़ा था। अब ये सेकेंडरी oocyte मिल चुका है, सेकेंडरी oocyte आपका मिल गया। सेकेंडरी oocyte मिलने के बाद मियोसिस सेकंड तब होगा जब इसको स्पर्म मिल जाएगा। अगर यहां पे इसे स्पर्म नहीं मिला तो मियोसिस सेकंड जो है वो नहीं होगा।
ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने वो लिख लिया यहाँ पे, इसको स्पर्म मिल चुका है, तो आफ्टर स्पर्म पेनिट्रेशन फिर क्या होगा, ओवम बनेगा और इधर सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो कि बाद में डिसअपियर हो जाती है। तो ये ओवम तक हम पहुंच चुके, और ओवम तक हम पहुंच जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, है ना। इसी को हमने क्या बोला था, oogenesis। ठीक है, तो आगे फिर ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये चलता रहता है, ओवम बनते रहते हैं। ठीक है, और ये भी आगे चल के फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ओवम बनना फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए कितनी बार ये स्टॉप होगा, कितनी बार ये चलेगा। अगर हम oogenesis की बात करते हैं तो ये शुरू होता है फीटल लाइफ से, फिर आगे चल के ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर ये शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है फिर से प्यूबर्टी में, फिर ये स्टॉप हो जाता है ना। जब ये यहां स्टॉप होता है इसको कहते हैं मीनार, मीनोपॉज, मीनोपॉज, मीनोपॉज बोलते हैं इसको। तो ये शुरू होगा फिर स्टॉप होगा, शुरू होगा फिर स्टॉप होगा, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ गया। तो ये हम पढ़ चुके कि oogenesis की कितनी स्टेज होती है, तो oogenesis की 3 स्टेज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, इन तीनों में क्या है, तो इन तीनों को हमने बाई फिगर भी देख लिया था, यहां भी हम समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्राइमोडल जर्म सेल या ओवम जो मदर सेल है वो डिवाइड होगी बाय माइटोसिस फॉर लार्ज नंबर ऑफ डाइप्लॉइड oogonia। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे oogonia क्या होंगे, आपके बन जाएंगे प्राइमोडल जर्म सेल से। ठीक, दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन एम्ब्रियो स्टेज ऑफ फीमेल इन मोस्ट हायर एनिमल। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ फेज की, तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा ही oogonia जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा साइज में और प्राइमरी oocyte बनाएगा। तो ग्रोथ में याद रखना है, ग्रोथ से ग्रो याद रखना है, ग्रोथ से क्या ग्रो। तो oogonia जब ग्रो करता है, साइज उसका जब बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखेंगे नंबर्स बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स बढ़ेंगे, ग्रोथ में प्रॉपर ग्रोथ होगी उसकी। और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, तो वही फीटस जब क्या होगा 25 वीक्स का होता है, तो oogonia जो है जो कि माइटोसिस के द्वारा ऑलरेडी बन चुके हैं वो फिर से डिवाइड होने के लिए एंटर हो जाते हैं और प्रोफेज 1 में पहुंच जाते हैं, लेकिन माइटोटिक डिवीजन पूरा नहीं हो पाता है और फिर वो टेम्परेली क्या हो जाती है, ये स्टेज रुक जाती है और यही कहलाता है आपका प्राइमरी oocyte, यही कहलाता है प्राइमरी oocyte। फिर आगे चल के ये दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये रीस्टार्ट होगी, आगे चल के रीस्टार्ट होती है इन प्यूबर्टी, यहीं से कहानी रीस्टार्ट होगी प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियल फॉलिकल, यानी जो चीज हमने फिगर में समझी थी, जो हमने शुरू में जो हमने फिगर बनाया था उसमें हम देखेंगे कि अब क्या क्या होता है। तो प्रॉपर अब हम इसको समझेंगे सारी चीजें इससे। ठीक है, तो क्या है, प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है फॉलिकुलर सेल्स जिसमें होती है ना, तो वो कहलाती है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल जिन उन सेल को हम क्या कहते थे, तो उन सेल को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। फॉलिकुलर जो सेल हैं इन्हीं को हमने बोला था ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, जो इसके अंदर आ जाती है। फिर वही चीज आ गई कि प्यूबर्टी में कितनी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाती हैं ईच ओवरी के अंदर। ठीक, एक बार में एक ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है और अल्टरनेट ऐसा होता है। ठीक है, फिर यह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन की वजह से क्या होता है यहाँ पे, तो सेवरल जो लेयर्स हैं सेल्स की वो बन जाती हैं, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की बन जाती हैं और ये आपका ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये इसके बारे में उन्होंने कहा। आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फॉलिकल्स जब बन जाती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स तो क्या होता है, फिर वो
पेंड होती हैं और उनसे फिर आपका ग्रैन्युलर सेल्स को एक कवरिंग मिलती है जिसको हम थेका बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखिए थेका सेल्स कहलाती हैं ये, और फिर एक्सटर्नला बन जाता है, इंटरनल बन जाता है, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। एक्सटर्नल लेयर बनती है तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बन जाती हैं तो उसको टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल क्या है, तो ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, और मैंने अलग से भी आपको बताया। एक कैविटी अपीयर विद इन द मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा व्हिच इज कॉल्ड द एंटरनम। तो टर्सरी फॉलिकल की पहचान है कि इसमें एक कैविटी होगी, वो आपको ध्यान रखना है। कैविटी के अलावा इसमें क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल लेयर भी होगी और इंटरनल लेयर भी होगी। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा इन टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही जो सेकेंडरी oocyte है वो जोना पेलिसुडा बनाता है। ठीक है, आगे फिर क्या होगा, इसी के आगे देखो, ग्रैन्युलोसा सेल्स लाइंग इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ ओवम यानी सेकेंडरी oocyte एंड जोना पेलिसुडा बिकम एलोंगेटेड टू फॉर्म कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा इससे बन जाएगा। फिर कहना है मैच्योर टर्सरी फॉलिकल व्हिच इज रेडी टू ओव्यूलेट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। इट वाज फर्स्ट सीन बाय द साइंटिस्ट डी ग्राफ। ठीक है, तो ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जो टर्सरी जो फॉलिकल होती हैं, जो मैच्योर होती हैं, उन्हीं को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, क्योंकि डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने इनको पहली बार सीन किया था, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या है, तो ओव्यूलेशन हम पढ़ चुके थे। आफ्टर 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम कह सकते हैं इन मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या 14 डे भी हम इसको मान सकते हैं क्योंकि 28 डेज का जनरली मानते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स इज रैप्चर्ड, एग इज रिलीज। जब इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल ओव्यूलेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, ये हम इसको पढ़ चुके हैं। और ओव्यूलेशन में ही क्या होता है, ओव्यूलेशन में ही एलएच सर्ज की कंडीशन आती है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज का मतलब है जो एलएच लेवल जो है वो वेरी वेरी हाई हो जाता है। एलएच सर्ज का मतलब है एलएच लेवल वेरी वेरी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तभी ओव्यूलेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो कर रही है हैंग मार के क्या, चलिए आ गया। After ovulation, the ruptured Graafian follicle is called corpus luteum. It is main source of progesterone hormone. तो ये आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों रिलीज करेगा। अब क्या होता है, देखिए ओवम रिलीज हो चुका है। ओवम रिलीज होने के बाद जो नेचुरल प्रोसेस वो ये है, बॉडी सोचती है कि ओवम जब रिलीज हो गया तो अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम को स्पर्म मिल जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे एक बच्चे बनने की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उस निर्माण के लिए ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं प्रेगनेंसी सपोर्ट हार्मोन। यानी इसको पता है कि ओवम कहीं ना कहीं आगे चल के क्या करेगा, प्रेगनेंसी में रोल प्ले करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो उस एम्ब्रियो को सपोर्ट के लिए ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को तैयार करता है। या ऐसे कह लो ये जैसे फसल बोने से पहले खेत को क्या करता है, ये तैयार करता है, यूट्रस का डेवलपमेंट करता है, अब उसके ऊपर फसल उगाई जाएगी। इस तरह से ये समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ भी है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड रिपेयर द वॉल ऑफ यूट्रस टू मेक इट्स सरफेस एडहेसिव टू हेल्प इन इम्प्लांटेशन। मैंने आपको पहले बता दिया कि खेत की तैयारी हो रही है बीज बोने से पहले। क्लियर। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब then corpus luteum becomes stable for next 9 months। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ओवम जब बाहर निकला, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये ओवम है। ओवम जब बाहर निकला और इसको स्पर्म मिल गया और इससे एक एम्ब्रियो या बन गया, जाइगोट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चल के एम्ब्रियो बन गया
और इसको सपोर्ट करने के लिए खेती लगातार 9 महीने तक खेत को पानी, न्यूट्रिशन, हवा सब कुछ मिलती रहे, इसके लिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 9 मंथ तक बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बनी रहती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए क्या लिखा है, द डीजनरेशन इज कंप्लीटेड बाय 14 days टू फॉर्म कॉर्पस एल्विकन्स विच ग्रेजुअली डिसअपियर्स। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है और प्रेगनेंसी सपोर्ट का जो खेती तैयार होने वाली थी वो नहीं होती है। सिंपल सा है, जब बीज नहीं बो रहे हैं तो हम क्यों फालतू मेहनत करें, क्यों खेत में हम बुआई करें, जुताई करें। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। ये हमारी बॉडी बखूबी जानती है, फीमेल की बॉडी बखूबी जानती है इस चीज को, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी क्लास और कैसा लगा हमारा ये सेटअप, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ही धमाकेदार अब पढ़ाई होने वाली है। अब पढ़ाई में कोई गैप नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। जब मैंने ठाना है तो आपको भी ठानना है। ठीक है, मई में एग्जाम है नीट का और उसको हमें फोड़ना है। जय हिंद।